नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बहराइच से आ रही खबर के साथ, जहां नगर पालिका का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। घंटाघर चौक इलाके में दर्जनों जगह पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि नगर पालिका की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी का माहौल भी बना हुआ है। तो बड़ी खबर देखिए, बहराइच से आपको बता रहे हैं, जहां नगर पालिका का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, यानी जहां जहां अवैध अतिक्रमण किया गया है वहां पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू की गई है। घंटाघर चौक इलाके में दर्जनों ऐसी जगह हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और नगर पालिका की इस कार्रवाई से जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है उन लोगों के बीच में अब अफरा तफरी का, डर का माहौल भी बन चुका है। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जब बहराइच में कुछ ऐसी जगह जहां बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई, अतिक्रमण जहां पर किया गया है उन्हें बुलडोजर एक्शन के जरिए उस जमीन को मुक्त करवाया गया और जो अवैध अतिक्रमण है उसे धराशायी करने की जो कार्रवाई है उसे शुरू किया गया है। तो नगर पालिका का ये ताबड़तोड़ एक्शन है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध अतिक्रमण पर एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई निरंतर जारी है और घंटाघर चौक इलाके में दर्जनों ऐसी जगह है जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया था और अतिक्रमणकारियों ने अपना कब्जा जमा रखा था। इसके बाद अब बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल रहा है, यानी एक एक गली मोहल्ले को छाना गया और वहां पर ये पता लगा कि कई ऐसी दुकानें हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर अवैध अतिक्रमण हो रखा है और इसी लिहाज से नगर पालिका ने सामने आकर ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू किया और अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। ये जो जगह है ये घंटाघर चौक इलाके की जगह है जहां पर दर्जनों ऐसी जगह हैं जहां बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और नगर पालिका की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारी जो हैं वो अब अफरा तफरी के माहौल में हैं, डरे हुए हैं और निश्चित तौर पर यह बताया जा रहा है कि जहां जहां भी अवैध अतिक्रमण होगा उन सभी जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, यानी छोड़ा किसी को नहीं जाएगा और बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा। जिन जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और जिस भी जगह पर, जिस भी जमीन पर अवैध अतिक्रमण यानी कोई दुकान, मकान, बिल्डिंग खड़ी की गई है उन्हें धराशायी किया जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और यही वजह है कि लगातार प्रशासन और नगर पालिका देखिए ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है और ऐसी जगह को चिन्हित किया गया जब ये पता लगा कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर लगातार अवैध अतिक्रमण फल फूल रहा है, उसे बढ़ाया जा रहा है, तो नगर पालिका ने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू किया और घंटाघर चौक इलाके में दर्जनों ऐसी जगह सामने आई हैं जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। अजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अजय, दर्जनों ऐसी जगह हैं घंटाघर चौक इलाके में जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया था। पहला सवाल, किन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, क्या उनका पता चल पाया है? और दूसरा सवाल यह है कि कहां कहां पर कितनी दुकान और मकान पर यह बुलडोजर की कार्रवाई की गई है? चित्रा, बहराइच जिले में जो बहराइच का शहरी क्षेत्र है, यानी जो बाजारी इलाका है जहां पर जनता जाती है और खरीदारी करती है, बाजार घूमती है, उस इलाके में तमाम, चूंकि बहराइच की जो बाजार है वो गलियों में भी स्थापित है, उन गलियों में व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर रखा था, जिससे कि जो शहरी आबादी है, ग्रामीण क्षेत्र की जनता जब आती है बहराइच में तो उन इलाकों में प्रवेश नहीं कर पाती थी और कभी कोई दुर्घटना हो जाती थी, कहीं आग लग गई। चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ इस बीच हेल्थ कॉन्क्लेव में कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं दर्शकों को पहले वो सुनवा देते हैं। जी, श्री राघवेंद्र राव जी, आज के इस यूपी हेल्थ कॉन्क्लेव में यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के ही सलाहकार श्री के.बी. राजू जी, डॉक्टर जी.एन. सिंह जी,
यमुना अथॉरिटीज के सीईओ श्री आर.के. सिंह जी, उद्योग जगत के हमारे प्रतिनिधिगण श्री सौरभ गर्ग जी, सुनील खुराना जी, जी.बी. सुब्रमण्यम जी, CRS कंवर जी, श्री योगपाल सिंह जी, श्री ऋषि शर्मा जी, डॉक्टर मनीष राजछद, श्री विवेक बीरवान जी, विभव गर्ग जी, राजीव छिब्बर जी, पवन चौधरी जी, कंवर जी, श्री योगपाल सिंह जी, श्री ऋषि शर्मा जी, डॉक्टर मनीष राजछद, श्री विवेक बीरवान जी, विभव गर्ग जी, राजीव छिब्बर जी, पवन चौधरी जी, और इस फील्ड से जुड़े हुए हमारे सभी अन्य सहयोगीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश के इस प्रथम हेल्थ टेक कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आप सबके प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस कॉन्क्लेव में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। मैं इसलिए भी आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं कि ये कॉन्क्लेव 19 जनवरी से प्रारंभ होनी थी, लेकिन मुझे 19 जनवरी को एक विशेष कार्यक्रम में दिल्ली में मौजूद रहना है, इसलिए मैंने ये आग्रह किया था कि अगर 18 जनवरी को इसका शुभारंभ हो जाए तो मुझे भी इस आयोजन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। और आप सब ने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया। इतने बड़े पैमाने पे आप यहां पर एकत्र हुए, और वह भी तब जब कल से आपने देखा होगा कि विजिबिलिटी मॉर्निंग के समय में काफी कम रह पा रही है। उन स्थितियों में भी आप सबकी उपस्थिति हम सबको उत्साहित करती है। मैं इसके लिए हृदय से आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आपकी उपस्थिति के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। हमारे लिए ये कॉन्क्लेव महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है वह उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश यानी 25 करोड़ की इस आबादी के साथ ही अगल बगल के जो राज्य हैं वहां की भी और देशों की भी स्वास्थ्य सुविधाओं का भार भी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भारत सरकार के साथ मिलकर के पिछले 8-9 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने में इसको सफलता प्राप्त की है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने आगे बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र को मिलाकर के कुल 40 मेडिकल कॉलेजेस यूपी में थे, और आज उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील हैं। 2 एम्स हैं। लगभग
डिस्ट्रिक्ट लेवल स्तर के 100 से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं जिनकी जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं। सीएससी, पीएससी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की एक लंबी श्रृंखला हमारे सामने है जो दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। मैंने जो प्रारंभ में कहा कि 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश की, और पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर इस क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तन के कारण आज लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना बहुत आसान हुआ है। याद करिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान की सुविधा जब तक नहीं थी, तब तक अगर किसी परिवार में कोई बच्चा बीमार होता था या परिवार का कोई सदस्य बीमार होता था तो पूरा परिवार कांप उठता था। हम लोगों ने 2014 के पहले ऐसे परिवारों को देखा है कि परिवार में कोई बच्चा बीमार हुआ, पूरा परिवार उस बच्चे का उपचार करने के लिए आता था, पैसा समाप्त होता था, उसके बाद उस बच्चे को लेके जाते थे या उस बीमार व्यक्ति को वापस घर लेकर के चले जाते थे, क्योंकि तब न सरकार के स्तर पर कोई सहयोग होता था और न ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में स्वास्थ्य की सुविधा इतनी मजबूत ही थी। लेकिन पिछले 11 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाओं में हुए व्यापक परिवर्तन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का और मजबूत होना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान के गोल्डन कार्ड की उपलब्धता, आज अकेले उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ परिवार, 5.5 करोड़ गोल्डन कार्ड हम लोगों ने जारी किए हैं, जिन्हें हम आयुष्मान की सुविधा से 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। जिन लोगों ने आयुष्मान कार्ड की सुविधा का लाभ, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है और उसे नहीं प्राप्त हुआ तो हमने उसे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से कवर भी किया है। तमाम ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें हम लोगों ने अन्य सुविधाएं दी हैं, लेकिन हमारा जो स्वयं का सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें हम इस सब के बावजूद भी फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। यानी 5.5 करोड़ हम लोगों ने गोल्डन कार्ड तो जारी किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 25 करोड़ की आबादी में बाकी के लिए सुविधा नहीं है। सभी लोगों के लिए मेडिकल कॉलेजेज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सीएससी हो, पीएससी हो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, इन सभी में स्वास्थ्य की सुविधा यहां पर फ्री में उपलब्ध करवाई जाती है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध करवाई जाती है। इसके परिणाम भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस हुए परिवर्तन का परिणाम है कि मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, संस्थागत प्रसव को नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की। कई जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश के अंदर वेक्टर बॉर्न डिजीज की एक लंबी श्रृंखला यहां देखने को मिलती थी। 15 जून के बाद जैसे ही मानसून आता था तो किसी क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस, कहीं डेंगू, कहीं मलेरिया, कहीं चिकनगुनिया, कहीं कालाजार, अलग अलग क्षेत्रों में ये सभी हमें देखने को मिलते थे।
लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इंसेफ्लाइटिस 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत उत्तर प्रदेश के अंदर होती है, और 2017 में हम लोगों ने एक साथ मिलकर के। तो अब आपको सीधा असम लेकर के चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी है। আপোনাক কেতিয়াও নাপাহৰে 2026 চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন কৰি আমি মোদী ডাঙৰীয়াক আকৌ এবাৰ আমাৰ সন্মান যাচিম। চৰকাৰ হ'বনে নহ'ব? বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'বনে নহ'ব? মোদী ডাঙৰীয়াক আমি বিজেপিৰ চৰকাৰ উপহাৰ দিম নে নিদিম? তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত সকলোৱে ক'ব, भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके कुशल नेतृत्व में असम के नव निर्माण में एक शक्तिशाली एवं सुदृढ़ आधार है। देवियों सज्जनों, असम के औद्योगिक और विकसित परिदृश्य को एक नई दिशा प्रदान करने हेतु मैं विनम्र निवेदन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे अपने पावन कर कमलों द्वारा आभासी रूप से काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन करने की कृपा करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में चौड़ी नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड कॉरिडोर, मल्टी मॉडल हब, पुल और टनल एक नए भारत की पहचान बन रहे हैं, जिससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी सुधार आया है। असम को भी इसका लाभ मिला है। आजादी के बाद के 6-7 दशक में यहाँ केवल 3 बड़े पुल बन पाए, लेकिन पिछले 1 दशक में 4 नए मेगा ब्रिज पूरे किए गए हैं। इनके अलावा कई ऐतिहासिक परियोजनाएं आकार ले रही। बोगीबील और ढोला सरिया जैसे सबसे लंबे पुलों ने असम को रणनीतिक रूप से और अधिक सशक्त बना दिया। असम के विकास को और गति देने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी 6,957 करोड़ रुपए की 4 लेन काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में काजीरंगा नेशनल पार्क में वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए करीब 35 किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसंरचना से गुवाहाटी, काजीरंगा और नुमालीगढ़ के बीच यात्रा समय में काफी कमी आएगी। Elevated corridor between the Kaziranga and Bokakhat. This will save wildlife because of road accidents during the flood. It will also reduce the distance between Upper Assam and Lower Assam by 1 hour. ऊपरी असम विशेष रूप से डिब्रूगढ़, तिनसुकिया से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थलों जैसे बाबा थान मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर और काकोचांग वाटरफॉल तक पहुंच आसान होगी, जिससे तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के कृषि उत्पाद जैसे कि चाय, अदरक, हल्दी और जैविक सब्जियों को इन मंडियों तक पहुँच मिलेगी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों तक तेज और सुगम पहुंच मिलेगी, जिससे व्यापार, वाणिज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास होगा। हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र, बांस के उत्पाद की बिक्री में वृद्धि होगी। रोजगार के नए आयाम खोलेंगे और पूरे क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक समृद्धि आएगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में असम की डबल इंजन सरकार अमृत काल में असम को देश का अग्रणी आर्थिक और वाणिज्यिक केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।
करतल ध्वनि से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से धक्का मुक्की का मामला सामने आया। दरअसल जिस वक्त स्वामी अपने शिष्यों के साथ स्नान के लिए पालकी लेकर संगम नो जा रहे थे, उसी वक्त पुलिस प्रशासन ने संगम में भारी भीड़ की स्थिति को देखते हुए उनकी पालकी की बैरिकेड के आगे जाने से रोक दिया, जिसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद नाराज हो गए। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की जो है वो नजर आ रही है। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीर आज की खबर की टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा मामला देखिए प्रयागराज का, जहां शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से धक्का मुक्की का मामला सामने आ चुका है। क्योंकि जानकारी ये है कि जिस वक्त स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ स्नान के लिए पालकी लेकर संगम नो जा रहे थे, उसी वक्त पुलिस प्रशासन ने संगम में भारी भीड़ की स्थिति को देखते हुए उनकी पालकी को आगे जाने से रोक दिया, जिसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो नाराज हो जाते हैं। और हालात ये हो गए कि यहां पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो उनके शिष्य थे उनके साथ धक्का मुक्की की नौबत तक आ गई। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, आज की खबर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। चूंकि मौनी अमावस्या का आज पावन पर्व है और इस लिहाज से प्रयागराज संगम नगरी में इस वक्त लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही भारी भीड़ है और हालात ऐसे हो चुके हैं कि यहाँ पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी देखिए स्नान के लिए पहुंचे हुए थे, अपने शिष्यों के साथ पहुंचे हुए थे। और जैसे ही वो समीप पहुंचते हैं तो भारी भीड़ इतनी ज्यादा है, श्रद्धालुओं का तांता इतना ज्यादा लगा हुआ है कि पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया कि अभी आप थोड़ा इंतजार करें, अभी जो है भारी भीड़ बहुत ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा इंतजार करिए, बाद में आप स्नान के लिए जाइएगा। इतनी सी बात पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो नाराज हो जाते हैं और उसके बाद जो उनके शिष्य हैं उनके साथ धक्का मुक्की की नौबत तक बन चुकी है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है। हमने आपको वो तस्वीरें प्रयागराज से दिखाई हैं जहां भारी भीड़ जमावड़ा भक्तों का, श्रद्धालुओं का लगा हुआ है। संगम नगरी में जो भक्त हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि भक्तों की अलग बात है, लेकिन अगर हम संतों की, पुरोहितों की बात करते हैं तो यहां पर देखिए अविमुक्तेश्वरानंद जो कि शंकराचार्य हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। मौनी अमावस्या के पावन पर्व में डुबकी लगाने के लिए वो भी पहुंचे हुए थे, स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। लेकिन हालात जो हैं वो थोड़े बेकाबू हो चुके हैं, क्योंकि यहां पर पुलिस प्रशासन और अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ धक्का मुक्की की नौबत आ चुकी है। और चूंकि भारी भीड़ बहुत ज्यादा थी और इसी स्थिति को देखते हुए उनकी पालकी को आगे जाने से रोक दिया गया और इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं, शंकराचार्य जो हैं वो नाराज हो जाते हैं। और अब ये तस्वीरें देखिए लगातार अब सोशल मीडिया पर भी सामने आ चुकी हैं। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अलग अलग एंगल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जहां पर आपको दूर तक आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कितनी ज्यादा भीड़ है, यानी भारी भीड़ है इस वक्त प्रयागराज। ना सिर्फ प्रयागराज में बल्कि अलग अलग धर्म नगरी की हम बात करते हैं, वहां पर भी लगातार भारी भीड़ है। सुबह से ही भक्त जो है, जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं। तो दूसरी ओर जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें शिष्यों के साथ किस तरीके से धक्का मुक्की की गई है, पुलिस प्रशासन ने यहां धक्का मुक्की की है, उसकी तस्वीर भी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज संगम नगरी से, जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ पुलिस प्रशासन की धक्का मुक्की हुई है, क्योंकि संगम नोच पर जाने से उन्हें रोक दिया गया। भारी भीड़ की स्थिति को देखते हुए उन्हें रोका गया था। और एक बार फिर से आपको असम लेकर के चलते हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। आचार्य जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्र में मेरे सहयोगी सर्बानंद सोनोवाल जी, पवित्रा मार्गरीटा जी, असम के मंत्री
अतुल बोरा जी, चरण बोरो जी, कृष्णेंदु पोल जी, केशव महंता जी, अन्य महानुभाव और असम के मेरे प्यारे भाई और बहनों, मौसम ठंडा है, गांव दूर दूर है, उसके बावजूद भी जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आज फिर काजीरंगा आने का सौभाग्य मिला है। स्वाभाविक है, मुझे अपनी पिछली यात्रा याद आना बहुत स्वाभाविक है। 2 वर्ष पहले काजीरंगा में बिताए गए पल मेरे जीवन के बहुत खास अनुभवों में शामिल है। मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क में रात्रि विश्राम करने का अवसर मिला था और अगली सुबह एलिफेंट सफारी के दौरान मैंने इस क्षेत्र की सुंदरता को बहुत करीबी से महसूस किया था। साथियों, मुझे हमेशा असम आकर एक अलग ही खुशी मिलती है। ये धरती वीरों की धरती है। हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने वाले बेटे बेटियों की धरती है। कल ही मैं गुवाहाटी में बागुरुम्बा दहौ के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। वहां हमारी बोडो समुदाय की बेटियों ने बागुरुम्बा की प्रस्तुति देकर नया रिकॉर्ड बनाया। बागुरुम्बा की ऐसी अद्भुत प्रस्तुति 10,000 से अधिक कलाकारों की ऊर्जा, खाम की थाप, सिफुंग की धून, उन मनोरम पलों ने हर किसी को मंत्र मुग्ध कर दिया। बागुरुम्बा की अनुभूति आंखों से होकर दिल में उतरती रही। असम के हमारे कलाकारों ने वाकई कमाल कर दिया। उनका परिश्रम, उनकी तैयारी, उनका तालमेल, सब कुछ बहुत अद्भुत रहा। मैं बागुरुम्बा दहौ के में शामिल सभी कलाकारों को
आज फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई दूंगा और मैं देश भर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी बधाई देता हूं। मैं कल से देख रहा हूं कि इस बोडो परंपरा का उत्तम नृत्य सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है देश और दुनिया के लोग कला और संस्कृति के भारत के नजरिए को, उसकी ताकत को पहचानेंगे और इस काम को बढ़ाने वाले सभी सोशल इन्फ्लुएंसर भी बधाई के पात्र हैं। मीडिया के मित्रों के लिए वो कल का शाम का समय जरा बहुत पैक रहता है, लेकिन आज सुबह से कई टीवी मीडिया वालों ने भी इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण शुरू कर दिया है। आप कल्पना कर सकते हैं ये कार्यक्रम कितना भव्य रहा होगा। साथियों, पिछले वर्ष मैं जुमरई महोत्सव में भी शामिल हुआ था। इस बार मुझे माघ बिहू के अवसर पर आने का मौका मिला है। एक महीने पहले मैं विकास परियोजनाओं के लिए यहां आया था। गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार हुआ है। मैंने उसकी नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। साथ ही नाम रूप में अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी थी। ऐसे सभी अवसरों ने भाजपा सरकार के विकास भी विरासत भी इस मंत्र को और मजबूत किया है। यहां कुछ बंधु चित्र लेकर के आए हैं और ऐसे खड़े हैं, थक जाएंगे। आप भेज दीजिए, मैं ले लूंगा। आप आगे कलेक्ट करवा लीजिए। एसपीजी के लोग, ऐसे जो लोग चित्र लेकर आए हैं उनसे ले। अगर पीछे आपका आता पता लिखा होगा तो मेरी चिट्ठी जरूर आएगी। इधर भी, इस तरफ भी कोई नौजवान लंबे अरसे से कंधे पे कंधा खड़ा करके खड़ा है। मैं आप सब कलाकारों का धन्यवाद करता हूं। आपके प्यार के लिए, आपकी इस भावना के लिए मैं आपका आदर करता हूं। अब सब बैठ जाइए। जो यहां भी है वो ले लीजिए भाई, उनको परेशान मत कीजिए। साथियों, असम के इतिहास में कलिया बोर्ड का अहम स्थान है। असम के वर्तमान और भविष्य के लिए भी ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार भी है और ऊपरी आसाम की कनेक्टिविटी का भी केंद्र है। यहीं से महायोद्धा लसित बोरफुकन जी ने मुगल हमलावरों को बाहर करने की रणनीति बनाई थी।
उनके नेतृत्व में असम के लोगों ने साहस, एकजुटता और दृढ़ संकल्प के साथ मुगल सेना को पराजित किया था। ये केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, ये असम के स्वाभिमान और आत्मविश्वास का जयघोष था। अतीत में यहां से पूरे पश्चिमी असम की जिम्मेदारियां संभाली जाती थी। अहोम शासन के समय से कलियाबोर का रणनीतिक महत्व रहा है। मुझे खुशी है कि भाजपा सरकार में अब ये क्षेत्र कनेक्टिविटी और विकास का अहम केंद्र बन रहा है। साथियों, आज बीजेपी पूरे देश में लोगों की पहली पसंद बन गई है। बीते 1-1.5 वर्षों से बीजेपी पर देश का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में बिहार में चुनाव हुए, वहां 20 वर्ष बाद भी जनता ने बीजेपी को रिकॉर्ड वोट दिए हैं, रिकॉर्ड सीटें जिताई हैं। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। मुंबई, जो दुनिया के सबसे बड़े निगमों से एक है, वहां की जनता ने पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश दिया। देखिए, जीत मुंबई में हो रही है, जश्न काजीरंगा में मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अधिकतर शहरों की जनता ने बीजेपी को सेवा का अवसर दिया है। साथियों, इससे पहले दूर सुदूर दक्षिण में केरला की जनता ने बीजेपी को बहुत बड़ा समर्थन दिया है। वहां पहली बार बीजेपी का मेयर बना है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आज बीजेपी सेवा कर रही है। साथियों, बीते कुछ समय में जितने भी चुनाव परिणाम आए हैं, उनका जनादेश स्पष्ट है। देश का वोटर आज
गुड गवर्नेंस चाहता है, विकास चाहता है। वो विकास और विरासत दोनों पर फोकस करता है। इसलिए वो बीजेपी को पसंद करता है। साथियों, इन चुनावों का एक और संदेश है। कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स को देश लगातार नकार रहा है। जिस मुंबई शहर में कांग्रेस का जन्म हुआ था, वहां वो आज चौथे या पांचवें नंबर की पार्टी बन गई है। जिस महाराष्ट्र पर कांग्रेस ने सालों तक शासन किया, वहां कांग्रेस पूरी तरह से सिमट गई है। कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। ऐसी कांग्रेस कभी असम का काजीरंगा का भी भला नहीं कर सकती। साथियों, काजीरंगा की सुंदरता के बारे में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने कहा था, आमार काजीरंगा धन्यो। प्रकृति दुनिया कुलात खेली, आमार मोर होल पुण्यो। इन शब्दों में काजीरंगा के प्रति प्रेम की भावना है। साथ ही इनमें असमिया लोगों के प्रकृति से स्नेह की अभिव्यक्ति भी है। काजीरंगा केवल एक नेशनल पार्क नहीं है, काजीरंगा तो असम की आत्मा है, आत्मा। ये भारत की बायोडायवर्सिटी का एक अनमोल रत्न भी है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। साथियों, काजीरंगा और यहां के वन्य जीवों को बचाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं है, यह असम के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। और सिर्फ मोदी का नहीं, आपका भी दायित्व है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज असम की धरती से नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। इनका बहुत व्यापक प्रभाव होगा। मैं इन प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, काजीरंगा एक सींग वाले राइनो का घर है।
हर साल बाढ़ के समय जब ब्रह्मपुत्र का जल स्तर बढ़ता है तब यही सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। तब वन्य जीव ऊंचे इलाकों की तलाश में निकलते हैं। इसी रास्ते में उन्हें नेशनल हाईवे पार करना पड़ता है। ऐसे समय में राइनो, हाथी और हिरण सड़क के किनारे फंस जाते हैं। हमारा प्रयास है कि सड़क भी चलती रहे और जंगल भी सुरक्षित रहे। इसी विजन के तहत कलियाबोर से नुमालीगढ़ तक लगभग 90 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इस पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें लगभग 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। यहां गाड़ियां ऊपर से गुजरेगी और नीचे वन्य जीवों की आवाजाही बिना किसी बाधा के बनी रहेगी। एक सिंग वाला राइनो हो, हाथी हो या बाघ, इनके पारंपरिक मूवमेंट रूट्स को ध्यान में रखकर डिजाइन को तैयार किया गया है। साथियों, ये कॉरिडोर ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाएगा। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर और नई रेल सेवाओं से असम के लोगों के लिए नई संभावनाएं तैयार होगी। मैं असम की जनता और देशवासियों को इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए बधाई देता हूं। साथियों, जब प्रकृति सुरक्षित होती है तो उसके साथ अवसर भी पैदा होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में काजीरंगा में पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। होम स्टे, गाइड सेवाएं, परिवहन, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसायों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को आय के नए साधन मिले हैं। साथियों, आज मैं असम के आप लोगों की, यहां की सरकार की एक और बात के लिए खास तौर पर तारीफ करूंगा। एक समय था जब काजीरंगा में राइनो के शिकार की घटनाएं असम की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी थी। 2013 और 14 में एक सिंग वाले दर्जनों राइनो मारे गए। भाजपा सरकार ने तय किया था कि हम ये नहीं चलने देंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा। हमने इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत किया। वन विभाग को आधुनिक संसाधन मिले, निगरानी तंत्र सशक्त हुआ, वन दुर्गा के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई। इसका सुखद परिणाम भी सामने आया। 2025 में राइनो के शिकार की
एक भी घटना सामने नहीं आई है। और इसलिए आप सब और सरकार हर कोई बधाई के पात्र है। ये भाजपा सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति और असम के लोगों के प्रयास से संभव हुआ है। साथियों, लंबे समय तक एक सोच ये बनी रही कि प्रकृति और प्रगति एक दूसरे के विपरीत है। कहा जाता था कि ये दोनों साथ नहीं चल सकते, लेकिन आज भारत दुनिया को दिखा रहा है कि ये दोनों साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। पिछले एक दशक में देश में जंगलों और पेड़ों का कवरेज बढ़ा है। लोगों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में। और चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।